कोरिया की शांत सुबह थी। धुंध से ढकी सड़कों पर एक ट्रक तेज रफ्तार में खेतों के बीच दौड़ रहा था। सामने एक सैनिटाइजेशन चेक पॉइंट आता है। ट्रक रुकता है। ड्राइवर गुस्से में बड़बड़ाता है। हर दिन यही तमाशा। सैनिक उसका वाहन साफ करते हैं, लेकिन वो इसे फालतू मानता है और आगे निकल जाता है। कुछ ही किलोमीटर दूर अचानक एक हिरण उसके ट्रक के सामने आ जाता है। ब्रेक लगती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। ट्रक हिरण को कुचल देता है। ड्राइवर झांक कर देखता है। हिरण मरा हुआ है। वह कंधे उचकाता है और गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। पर सड़क पर पड़ा वह मरा हुआ हिरण धीरे धीरे हिलता है। उसकी टेढ़ी आंखें खुलती हैं और वह खड़ा हो जाता है। उसकी चाल अब प्राकृतिक नहीं, बल्कि डरावनी है। ये बस एक शुरुआत थी। कट। सियोल, एक चमचमाता शहर, पारदर्शी इमारतें और भागती जिंदगियां। सुकवू, एक व्यस्त और आत्मकेंद्रित फंड मैनेजर, अपने ऑफिस में बैठा है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आंकड़ों की दुनिया में खोया हुआ। उसकी बेटी सुआन स्कूल से लौटकर घर आती है। उसके हाथ में एक मरी हुई मछली है, उसकी पालतू मछली। वो चुपचाप पूछती है, पापा, ये मर गई? सुकवू देखता भी नहीं, बस कहता है, तो दूसरी ले लो। सुआन कुछ नहीं कहती, सिर्फ देखती है। फिर हल्के से बोलती है, कल मेरा जन्मदिन है, मैं माँ के पास बुसान जाना चाहती हूँ। सुकवू असहज होता है। उसकी माँ, यानी सुआन की नानी, फोन पर उसे डांटती है। बाप बनने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता। सुकवू को झटका लगता है। अगली सुबह सुकवू अपनी बेटी को लेकर बुसान जाने का फैसला करता है। वे दोनों स्टेशन पहुंचते हैं। प्लेटफॉर्म पर KTX हाई स्पीड ट्रेन खड़ी है। ट्रेन में कई और लोग चढ़ते हैं। एक गर्भवती महिला सियोंग क्योंग और उसका मजबूत लेकिन हंसमुख पति संगवा, एक युवा बेसबॉल टीम, दो बूढ़ी बहनें और एक घमंडी कारोबारी यौनसुक। और साथ ही चुपचाप एक घायल, अजीब सी लड़की ट्रेन के पिछले डिब्बे में चढ़ती है। उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, आंखें सूनी हैं। वह एक टॉयलेट में जाकर छिप जाती है। ट्रेन चल पड़ती है। काफी देर सब सामान्य लगता है। बच्चे खेल रहे हैं, यात्री झपकी ले रहे हैं। तभी एक ट्रेन अटेंडेंट एक चीखती हुई लड़की को देखती है, वही जो छिपी थी। वह लड़की फर्श पर तड़प रही है, शरीर झटके खा रहा है। अटेंडेंट मदद करने जाती है और अगले ही पल उसका गला फाड़ दिया जाता है। वह लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, आंखें सफ़ेद, मुंह से खून टपकता है। उसका काटा गया अटेंडेंट भी कुछ ही सेकंड में संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। डिब्बा दर डिब्बा संक्रमण फैलता है। यात्री चीखते हुए आगे की ओर भागते हैं। कई लोगों को ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। दरवाजे बंद किए जाते हैं, लेकिन डर और मौत अब ट्रेन में सवार हो चुकी है। सुकवू सुआन को लेकर भागता है। संगहवा अपनी पत्नी को बचाता है। वह जान की परवाह किए बिना ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है। यौनसुक अपनी सीट पर बैठा अपनी जान बचाने की जुगत में है, दूसरों की परवाह किए बिना। धीरे धीरे पता चलता है, ये ज़ॉम्बीज़ अंधे हैं, लेकिन आवाज़ और हलचल पर प्रतिक्रिया देते हैं। जब अंधेरा होता है, तो वे भ्रमित हो जाते हैं। यह जानकारी बाकी बचे यात्रियों को मदद देती है। अब सुकवू, संगहवा और एक युवा खिलाड़ी जिन्हीं पीछे छूट गए हैं, उनके परिवार और साथी आगे के डिब्बों में हैं। उन्हें ज़ॉम्बी से भरे डिब्बों को पार कर वहां पहुंचना होगा। वे हथियार बनाते हैं, बेसबॉल बैट, टेप, रक्षक गियर, और एक एक डिब्बा पार करते हैं। हर डिब्बे में एक नई लड़ाई, एक नई बलिदान की कहानी। ज़ॉम्बीज़ तेज हैं, लेकिन इन लोगों की इच्छा शक्ति उससे तेज। तीनों, सुकवू, संगहवा और जिन्ही, खून, पसीना और साहस के साथ ज़ॉम्बी भरे डिब्बों को पार करते हैं। वे शोर नहीं करते, सांस तक रोके रहते हैं। ट्रेन की रफ्तार जितनी तेज है, जिंदगी और मौत की ये जंग उससे कहीं तेज है। लेकिन जैसे ही वे उस डिब्बे में पहुंचते हैं, जहां उनकी पत्नियां और बच्चे हैं, दरवाज़ा बंद मिलता है। अंदर मौजूद यात्री, जिनमें यौनसुक प्रमुख है, चिल्लाते हैं, उन्हें अंदर मत आने दो, ये संक्रमित हो सकते हैं। डर, स्वार्थ और भ्रम हावी हो जाता है। सुकवू और बाकी लोग विनती करते हैं। सुआन अपनी छोटी आवाज में चिल्लाती है, प्लीज खोलिए, मेरे पापा बाहर हैं। आखिरकार दरवाज़ा खोला जाता है।
लेकिन यात्रियों का रवैया डरावना होता है। वे इन्हें सबसे अंतिम डिब्बे में बंद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये संक्रमण का खतरा है। सच्चाई को बिना परखे इंसानियत को कुचल देते हैं। इस बीच एक बूढ़ी महिला जो अपनी बहन को ज़ॉम्बी द्वारा मरते देख चुकी है, चुपचाप सामने के दरवाजे को खोल देती है। वो दरवाज़ा जहाँ ज़ॉम्बी भीड़ लगे खड़े थे। क्षण भर में पूरा डिब्बा संक्रमित हो जाता है। वो यात्री जो दूसरों को बाहर रखने के लिए लड़ रहे थे, अब खुद ज़ॉम्बियों से भाग रहे हैं। जिंदगी ने अपना हिसाब चुकता कर दिया था। अब ट्रेन तेजी से दौड़ रही है, लेकिन रास्ते में एक ब्लॉक आता है। पटरियां टूटी हुई हैं। ट्रेन को रोकना पड़ता है। यात्री नीचे उतरते हैं और दूसरी ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। भीड़ से अलग हो चुके लोग अब स्टेशन के अंधेरे हिस्सों में फंस गए हैं। जगह-जगह ज़ॉम्बी घात लगाकर बैठे हैं। हर आवाज़, हर हलचल उनकी भूख को और भड़काती है। सुखवू, संघवा, सुआन और बाकी बचे लोग किसी तरह इंजन की ओर भागते हैं। इस बीच यौनसुक, वही आदमी जिसने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मरने के लिए छोड़ दिया, अब खुद ज़ॉम्बी द्वारा काट लिया जाता है। मगर आखिरी वक्त में भी वह इंसानियत नहीं दिखाता। वह लड़खड़ाता हुआ इंजन वाले डिब्बे तक पहुंचता है और वहां मौजूद सुखवू और बाकी बचे लोगों के लिए एक नया खतरा बन जाता है। एक भयानक संघर्ष शुरू होता है। ट्रेन की रफ्तार तेज है, धातु की आवाजें गूंज रही हैं और सुखवू अपनी आखिरी ताकत लगाकर यौनसुक को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। लेकिन इस संघर्ष की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। यौनसुक की उंगलियों ने उसे भी जख्मी कर दिया। वो जानता है, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसका हाथ कांप रहा है। उसकी आंखों में वो परछाई उतर रही है जो सिर्फ एक संक्रमित इंसान की आंखों में होती है। वो मुड़कर अपनी मासूम बेटी सुआन को देखता है, जो बेबस होकर चीख रही है, पापा, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। सुखवू घुटनों पर बैठता है, उसे गोद में उठाता है। उसकी नन्ही हथेलियां उसके चेहरे को थामती हैं। वो उसकी उलझी लटों को सुलझाता है, जैसे हर पिता करता है जब आखिरी बार अपनी बच्ची को देखता है। वह मुस्कुराता है, एक अधूरी मुस्कान, जिसमें प्यार, दर्द और अलविदा छुपा है। फिर चुपचाप, बिना एक आंसू गिराए, वह इंजन के किनारे खड़ा होता है और एक छलांग में उस दुनिया से बाहर चला जाता है, जहां अब उसका कोई स्थान नहीं बचा। ट्रेन आगे बढ़ती है, लेकिन सुआन की दुनिया वहीं थम जाती है। उसके चेहरे पर सन्नाटा है। उसकी आंखें शून्य में ताक रही हैं। अब इंजन में केवल 2 लोग बचे हैं, एक मासूम बच्ची सुआन और एक गर्भवती महिला सियोंग क्योंग, जो खुद भी अपनी दुनिया उजड़ते देख चुकी है। उन दोनों के पीछे छूट गए हैं जले हुए स्टेशन, टूटी हुई सीटें और जिंदा लाशों की चीखें। लेकिन सामने है एक लंबी सुरंग और शायद एक नई सुबह। सुआन सियोंग क्योंग का हाथ थामे बैठी है, कसकर, जैसे वही उसके पापा का आखिरी स्पर्श हो। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। सिर्फ एक बार वह फुसफुसाती है, क्या अब हम सुरक्षित हैं? सियोंग क्योंग मुस्कुराने की कोशिश करती है। वो मुस्कान जो एक माँ बनते समय होती है, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन अभी भी उम्मीद से भरी। ट्रेन अब बुसान की ओर बढ़ रही है, उस एक जगह की ओर जिसे अब भी सेफ जोन माना जाता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। बाहर एक सैन्य पोस्ट है। जवानों की आंखें सुरंग पर गड़ी हैं। उनकी रेडियो पर साफ आदेश है, अगर जरा भी हरकत दिखे, गोली मार दो। कोई नहीं जानता कि ट्रेन में कौन बचा है या बचा भी है या नहीं। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, आंखें चौकन्नी और दिल आशंका से भरे। फिर इंजन की हल्की सी खटपटर और अंधेरे में ट्रेन धीरे धीरे सुरंग में दाखिल होती है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, कोई चीख नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक मासूम सी आवाज, सुआन की। वो गा रही है, धीरे धीरे, कांपते सुरों में, एक गाना, वही गाना जो उसने स्कूल में अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिहर्स किया था, लेकिन कभी गा न सकी। अब उस डर और सन्नाटे में उस गाने की आवाज अंधेरे को चीरती है। हर शब्द, हर सुर, जैसे वो अपने पापा को पुकार रही हो। मैं जिंदा हूँ पापा, मैं बच गई हूँ। सैनिक ठिठक जाते हैं।
उनके चेहरों पर हैरानी है। कोई ज़ॉम्बी ऐसा नहीं गा सकता। एक जवान धीमे से कहता है, ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है। कमांडर तुरंत रेडियो पर आदेश देता है, हथियार नीचे रखो, ये इंसान हैं। ट्रेन रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और सियोंग क्योंग धीरे से बाहर आती है, सुआन के साथ।